ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लास्ट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास सिंपल फ्री जेट्स होंगे, ठीक है, अगर जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, कि एक हमारे पास एक लार्ज टैंक है जिसमें एक नीचे ओपनिंग मौजूद है जिससे फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। तो थ्रू बर्नौली इक्वेशन हम बहुत इजीली एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो जो यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। एज यू नो कि हमारे पास हमने ये अजम्पशंस की हुई हैं इन आवर बर्नौली इक्वेशन अजम्पशंस कि जो भी आपके पास यहाँ पे फ्लो होगा उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आप लोग देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी की यहाँ पे वेक्टर्स बने हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। जैसे कि एक यूनिफॉर्म फ्लो में होता है, इसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है जो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन पॉइंट 1 से लेके 2 पे हमने ड्रॉ की है, ठीक है। अगर हम सिंपल वेलोसिटी बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है, तो बहुत इजी है कि हम इसको जो है वो वेलोसिटी को डिटेक्ट कर सकें कि यहाँ पे एग्जिट पे वेलोसिटी कितनी आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी डायग्राम की जो डायमेंशंस हैं और जो कन्वेंशन है उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, लेट सपोज वो ये है, ठीक है, ये हमारा लेट से z इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। हाइट जो है इस टैंक की वो z इक्वल्स टू h है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम जो है वो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि सिंपली पॉइंट जो 1 है उसके ऊपर लार्ज टैंक है, ये मैं आपको कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। तो लार्ज टैंक के लिए हमने वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर लिया कि वो 1 है, ठीक है। हाइट जो है वो z1 और z2, ठीक है। आइदर वे में ले सकता हूँ, रेफरेंस ऊपर भी ले सकता हूँ, नीचे भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको खुद से यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पॉइंट 1 जो है वो उसके लिए मैं राइट कर सकता हूँ कि उस पर वेलोसिटी 1 जो है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ठीक है। और 1 को मैं कॉल कर लेता हूँ कि वो पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो 1 की वेलोसिटी जो है वो 0 है, हाइट उसकी z1 इक्वल्स टू h है, ठीक है। और प्रेशर जो है वो इस पॉइंट पे, क्योंकि फ्री सरफेस है, ठीक है, फ्री सरफेस के ऊपर हमेशा जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गेज, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 2 है, ठीक है। पॉइंट 2 के ऊपर अगेन जो फ्लो है वो एग्जिट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और मैंने ये आप लोगों को समझाया कि अगर जेट जो है वो एटमॉस्फेयर में एग्जिट कर रहा होगा, ठीक है, तो पी जेट जो होगी, अच्छा वेलोसिटी v2 हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको हमें अननोन सर है ये PATM इसलिए हुआ ना क्योंकि फ्री स्पेस में था ना। जी। देखें दोनों साइड पे जो आपके फ्लो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कहीं पर भी किसी क्लोज सरफेस में नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाहर का कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, दोनों पे सेम प्रेशर ही रहेगा दोनों साइड पे, ठीक है। दोनों साइड जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी एटमॉस्फेयर के हिसाब से, ठीक है। जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ से के रिस्पेक्ट से इक्विलिब्रियम में होंगे, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जेट के, ठीक है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर वो इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का प्रेशर जो है वो अगेन एटमॉस्फेरिक गेज ही रहेगा, ठीक है, और उसको हम कहते हैं वो 0, ठीक है। नाउ अगर मैं अब इक्वेशन सॉल्व करूँ बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, तो सिंपली जो है हमारे पास इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, gamma of z1 and p2 of rho v2 स्क्वायर gamma z2, ठीक है। अब इसको हम आप लोग कर चुके हैं पहले भी पिछली क्लास में, तो प्रेशर दोनों साइड पे सेम है। सर Z0 कैसे हुआ सर? सर ये हाइट बता Z2 दी, जीरो कैसे हुई समझ नहीं। लिसन, मैंने रेफरेंस या तो ऊपर सेलेक्ट कर सकता हूँ नीचे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को जो है ये मैंने अपना रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जो Z2 डेड पॉइंट, पॉइंट। Z2 पॉइंट का रेफरेंस 0 है, और जो ऊपर जिससे जैसे आप डाटम लेते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से डाटम लिया हुआ है हमने यहाँ, ठीक है। इस तरह से पॉइंट Z1 जो है उसका जो डिस्टेंस है वो रेफरेंस से हाइट h है, तो उसको मैंने स्मॉल h कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इस पॉइंट की 0 है, ये भी 0 हो रहा है, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा gamma z1 इक्वल्स टू हाफ rho v2 स्क्वायर प्लस gamma z2, ठीक है। यहाँ पे z1 की हाइट h है, तो ये हो जाएगा gamma z h1, ठीक है, हाफ rho v2 स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये z2 0 है। वेलोसिटी मालूम करना चाहूँगा तो मैं सिंपली क्या हो जाएगी gamma h1, ठीक है, 2 टाइम्स gamma h1 ओवर
डेंसिटी इसका स्क्वायर रूट, गैमा जो है वो सिंपली रॉ जी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 टाइम्स GH1 अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी डेवलप हो रही होगी, ठीक है, वो इस फ्लो के जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसकी हाइट जो हाइट 1 पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई है इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी और पॉइंट पे देखना चाहूँ, अगर हम पॉइंट 5 पे अप्लाई करना चाहें, बिटवीन पॉइंट 1 और 5 अप्लाई करूंगा तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट 5 पे भी आप एटमॉस्फेयर में ही हैं, ठीक है। पॉइंट 5 में लूंगा तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करनी है, हाइट जो होगी, ठीक है। अच्छा, हाइट में एक चीज़ चेंज हो जाएगी, मैं इसको ये वाला बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ हाइट 0.5 के लिए, 0.5 ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0.5 के लिए क्या हो जाएगा, इससे वेलोसिटी मालूम करनी है 0.5 पे हमें, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, रेफरेंस क्योंकि मैंने ये लिया हुआ है ना, तो इससे कि -h हो जाए, ठीक है। H प्लस H नहीं, ये कैपिटल H। रेफरेंस में चेंज नहीं कर रहा ना, रेफरेंस चेंज, ओके सर। यहाँ से नीचे नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। ओके सर। तो Z5 की जो मेरे पास हाइट हो जाएगी कैपिटल H हो जाएगी, माइनस कैपिटल H हो जाएगी, ठीक है। और प्रेशर तो जैसे मैंने कहा है कि प्रेशर जब भी हम एटमॉस्फेयर में जेट है हमारे पास, उस पॉइंट पे प्रेशर हमारे पास गेज प्रेशर 0 ही है, ठीक है। अब मैं अगर ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा दोबारा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ सर दोबारा बताएगा, V2 is equals to 2GH1, ये कैसे हुआ? यहाँ पे सामने तुम्हारे आंखों के सामने हुआ है सही है। तो सामने अच्छा, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया था? सर ये गामा H1 वाली क्वेश्चन से समझ में आ चुकी है मुझे। अच्छा, ये समझ में आ गया। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला लगाया है। डेंसिटी को जो स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, इसको मैंने डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी से रिप्लेस किया, ठीक है। तो डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ग्रेविटी बच रहा है, ठीक, सही सर। ओके। सही सर। इसी तरीके से 0.5 अगर देखें हम, अब 0.5 पे मैं अप्लाई करूंगा तो 1 और 5 पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं करता हूँ इसको दूसरे उसको राइट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वो ओपन हो गया, नहीं हुआ नहीं। सर 5 पहले समझा तो समझ नहीं आया मुझे सर 0.5। ठीक है, 0.5 जो है ना ये इसी जेट में है, लेकिन एक डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, मतलब इसका डिस्टेंस h जो है वो डाउनवर्ड्स है, ठीक है। ये पॉइंट जो 2 से डाउनवर्ड्स है, ये 0.5 जो ये सर्कल जिसको मैंने किया हुआ है ना, ठीक है, ये 0.5 है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है तो वो कितनी होगी ये हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली उसको हम राइट कर सकते हैं, सर दूसरे ब्रेक दें, समझ नहीं आ रहा। जी जी, दोबारा कर लेते हैं, एक सेकंड सब वेट, ठीक है। तो 0.5 पे हम राइट करते हैं, ठीक है। तो 0.1 रॉ वी स्क्वायर गैमा Z1 और 0.5 के लिए हो जाएगा हमारे पास हाफ रो 5 वी स्क्वायर गैमा Z5, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों साइड पे प्रेशर तो सेम ही है, यहाँ पे भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो दोनों साइड पे सेम होगा, गेज प्रेशर है, ठीक है। वेलोसिटी V1 की वेलोसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है क्योंकि लास्ट टैंक है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हाइट Z1 जो है वो हमने आपको भी बताया था कि Z1 जो है विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट, ठीक है, वो स्मॉल h है, ठीक है। तो मैं राइट कर सकता हूँ गैमा H1, ठीक है। जबकि आपके पास जो 0.5 है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है, तो वेलोसिटी को मैं सिंपली कह सकता हूँ कि वेलोसिटी अननोन है, तो उसको मैं V5 ही लिख लेता हूँ। और हाइट जो है मेरे पास कितनी हो जाएगी, -h हो जाएगी, ठीक है। तो ये -h होगी, ठीक है। ना इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगी गैमा H1 प्लस कैपिटल H, ठीक है। और V5 हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी और गैमा जो है ये
अगेन गामा जो है वो गामा जी सर ये z जो h आपने माइनस h लिखा है, ये h1 माइनस h नहीं होगा? नहीं, तो रेफरेंस तो मेरा ये है ना, मेरा अच्छा रेफरेंस सही। ये Z0 है, ठीक है। इससे ऊपर और इससे नीचे देख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से तो इसको मैंने एच कॉल किया था ना, ये ऊपर हम जा रहे थे तो कैपिटल एच हो गया था, सॉरी स्मॉल एच हो गया था। नीचे आएंगे तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो माइनस कैपिटल एच है, ठीक है। सर ये तो सिर्फ डायरेक्शन शो हो रहे हैं ना माइनस की वजह से। डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि नीचे नीचे की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी और ये जो गैमा है ये सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी रह जाएगा, ठीक है। तो ये जी आ जाएगा, ठीक है, 2g h1 प्लस कैपिटल एच और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एक्चुअली शो क्या हो रहा है कि बेसिकली जो एक्सलेशन का इफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से फ्लो फर्दर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सलेशन आ रही है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो सर इसमें डेंसिटी भी आएगी ना? डेंसिटी बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है ना, गैमा जो है अच्छा था सही है सर, सही है सही है। डेंसिटी थी, वहाँ पे डेंसिटी क्या कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये थे फ्री जेट्स, ठीक है। अच्छा, फ्री जेट्स के लिए आपके पास जो है वो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि एटमॉस्फेयर में ही वो एग्जिट हो रहा होता है। लेकिन अभी हमने एक चीज नोटिस की है कि जो आपके पास फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे एक तो कंटूर शेप है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रीम लाइन बिल्कुल को फॉलो कर रहा है फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं हो रही, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर आपके पास, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है जो मैंने भी आपको करके दिखा दी है, तो इसमें दोबारा से बताने की जरूरत नहीं। व्हाट इफ कि अगर आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल एग्जिट हो, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल एग्जिट होगा यानी कि पहले जो था आपके पास वो नीचे की तरफ था, ठीक है। अब अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक चीज अगर आप नोटिस करें, पहला पॉइंट कि अगर आपके पास इस तरह से इसकी कंटूर्ड शेप है, ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की शार्प एज बन जाए, ठीक है, इस तरह की शार्प जो है वो उसका क्या कहते हैं साइड्स हो, ठीक है। इन शार्प साइड्स पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, वो एकदम से 90 डिग्री पे बैंड होने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो फ्लो आ रहा है वो एकदम से 90 डिग्री पे बैंड होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बैंड है ना यहाँ पे, ठीक है। इसको वो जो स्मूथ शेप बननी मिलनी चाहिए थी यहाँ पे, जिस तरह की यहाँ पे स्मूथ शेप मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है, ठीक है। उसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि जो आपके पास डायमीटर है जेट का, ठीक है, ये जो डायमीटर जेट का है ये रिड्यूस डायमीटर हो जाता है, इसके होल डायमीटर से कम होता है, ठीक है। होल का डायमीटर इतना है, ठीक है, जबकि आपके पास जेट का डायमीटर है वो उससे स्मॉल है, ठीक है। जो आपके पास स्ट्रीम लाइन है या फ्लो है, ठीक है, वो शार्प टर्न पे जो है वो डिसकंटिन्यूटी की वजह से, ठीक है, शार्प टर्न पे वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है और वहां से एक सेपरेशन जनरेट हो रही होती है, ठीक है। और उसका जो अपना जेट कट साइज है वो स्मॉल हो रहा होता है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट जो है बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द फ्लूइड टू टर्न द शार्प 90 डिग्रीज एंगल, ठीक है। जहां पे भी शार्प 90 डिग्री का चेंज होगा, ठीक है, अगर इस तरह से आपके पास 90 डिग्री चेंज है और फ्लो जो है वो इसको फॉलो नहीं करेगा बल्कि कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 90 डिग्री का बैंड यहाँ पे हो तो उसको फॉलो नहीं करेगा बल्कि इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास एक्चुअल डायमीटर आ रहा होगा, ठीक है, वो होल के डायमीटर से कम होगा, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड वीना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डायमीटर ऑफ द जेट विल बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है। तो जो भी आपका डायमीटर होल का डायमीटर है उससे जो जेट का डायमीटर है वो कम होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये समझाना था कि वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से जो एक्चुअल आपके पास फ्लो रेट आ रहा होगा, ठीक है, वो कम होगा कंपेयर टू जो आपके पास आइडियल फ्लो रेट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटली जो है ना ये जो कोफिशिएंट है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट क्या है, वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ज्योमेट्री अगर बिल्कुल कंटूर शेप की होगी इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल कंटूर शेप की ज्योमेट्री होगी तो फ्लो को जो है वो स्ट्रीम लाइनिंग मिल जाएगी और उसको फॉलो करेगा, तो जो जेट डायमीटर जो होल का डायमीटर होगा वही जेट का डायमीटर बनेगा, ठीक है। उस केस में कोई भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट 1 होगा, यानी कि जो फ्लो रेट क्यू है, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है,
और आइडियल वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, यानी कि जहाँ पे डायमीटर जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस केस में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक कोफिशिएंट से जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट ये बता रहा होता है कि एक्चुअल फ्लो रेट कितना आएगा अगर हम उस पर कोई इस तरह की जो है वो वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट आ रहा है तो, ठीक है। तो सम टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास, जैसे इसको नाइफ एज है, ठीक है, वेल सर रिपीट कर देंगे। ओके रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, एक दफा कंप्लीट कर दूं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। शार्प एजेस हैं, ठीक है, अच्छा ज्योमेट्री पहले तो ज्योमेट्री को आप नोटिस करें, यहाँ पे ये एक नाइफ एज बन रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में ये एक बैंड बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल कंटूर शेप है, और थर्ड वाले में जो है वो एक इनवर्ड यानी कि री एंट्रेंट किस्म का बैंड है, ठीक है। इन चारों केसेस का जो कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन है कि जो डायमीटर ऑफ द जेट है उसका एरिया, ठीक है। जेट कौन सा है? जेट जो आपके पास ये एग्जिट पे जा रहा है, ठीक है, दिस इज द जेट, ठीक है। इसका जो एरिया होगा और ओवर ए एच जो आपके पास होल का एरिया, होल जो है आपके पास ये पोजीशन है, ठीक है। अगर आप विजुअली देख रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट है ना, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर जेट का डायमीटर कम होगा होल से, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इस कंडीशन में, चारों कंडीशन में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उस केस में हमेशा इस कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर जेट और होल का डायमीटर सेम हो जाएगा, उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे मैंने बताई थी कि इसको अगर मुझे एक्चुअल फ्लो रेट मालूम करना है, ठीक है, तो एक्चुअल फ्लो रेट सिंपली जो आपके पास आइडियल फ्लो रेट होगा, ठीक है। आइडियल क्या है? यानी कि जो होल का डायमीटर है टाइम्स वेलोसिटी वो आइडियल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल फ्लो रेट जो है वो कुछ कम आ रहा होगा, ठीक है। वो कितना कम होगा उसको मालूम करने के लिए हम उसके कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइडियल को हम उसके कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड आउट द क्यू एक्चुअल, ठीक है। तो जो आपके अक्सर डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप, असल में ये चीज़ हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे मैंने जो है ना बात करनी है ऑफ दी पाइप फ्लो मीटर्स, ठीक है। पाइप फ्लो मीटर्स डिवाइसेस हैं जो फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और इसमें इस तरह के 3 टाइप्स के फ्लो रेट मीटर्स होते हैं। एक आपके पास ये जो प्लेट शेप है, ठीक है, दूसरे आपके पास नोजल है, और तीसरी वेंचर। सर ये आइडियल फ्लो रेट क्या होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू किससे चल रहा है? आइडियल ये होगा कि जो ये जेट है, ठीक है, ये इस शार्प एज पे जो है ना वो बिल्कुल आइडियली बिहेव करे और बिल्कुल 90 डिग्री पे बैंड हो जाए इस तरह से, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, इसका डायमीटर सही वो तो जो होल का डायमीटर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब शार्प बैंड आ रहा होता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 0 हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पे जो रेडियस है वो उसकी डिसकंटिन्यूटी आ रही होती है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि आपको एक इनफाइनाइट प्रेशर चाहिए होता है इस स्टीम लाइन को कर्व करने के लिए, ठीक है। बहुत टेक्निकल डिटेल है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, सिर्फ इस आप सिर्फ इतना पॉइंट समझ लें कि जो फ्लो नेचुरली जब इस शार्प एज के अराउंड मूव करेगा, ठीक है, तो वो उसकी जो शेप है, ठीक है, वो कुछ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और उस रिड्यूस शेप का अगर अफेक्ट हमें इंक्लूड करना है अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट। सही हुआ? सही जी सर। तो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट से फाइंड आउट करना है, उसके मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसके आइडियल फ्लो रेट को, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसमें समझा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। जी सर। तो वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट समझ में आ गया कि जो आपके पास फ्लो की इनएबिलिटी है कि वो 90 डिग्री शार्प एजेस पे जो है वो बैंड हो सके, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और उसकी वजह से उसका जो डायमीटर होता है जेट का वो रिड्यूस हो जाता है उसके एक्चुअल यानी कि होल के डायमीटर से, ठीक है। जी सर। अच्छा, नाउ अब इसी चीज को हम देखते हैं थोड़ा सा जो है ना इन केस ऑफ पाइप फ्लो मीटर्स, ठीक है। पाइप फ्लो मीटर्स आपको जो है बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप सिंपल इस तरह का अगर कोई ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में अगर मुझे ये पता करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है फ्लो की यहाँ पे, ठीक है, या फ्लो रेट कितना है, ठीक है, तो मैं इस तरह का एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा के
वो पाइप फ्लो का जो जो उसका फ्लो रेट है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्शन में होता क्या है, बर्नौली इक्वेशन में आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर किसी तरह से भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है ना। प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे एक प्रेशर है, ठीक है, अगर हम इसको एरिया रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और एरिया रिड्यूस का मैंने बताया है कि जैसे मास फ्लो रेट कंजर्वेशन करते हैं हम, तो उस पॉइंट पे सिंपल क्या हो जाता है कि ρ1 A1 E1 इक्वल्स टू ρ2 A2 B2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से सिंपल हमारे पास डेंसिटी अगर सेम हो, ठीक है, तो ये हो जाता है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2, ठीक है, वो सिंपल हो जाएगा A1 ओवर A2 B1, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो A2 है वो कम है, सही है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी सेकंड पॉइंट की बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट 1 का प्रेशर और पॉइंट 2 का प्रेशर मालूम कर लूँ, ठीक है, तो मैं इस फ्लो की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैं एक आगे प्रॉब्लम है इस तरह का ये वाला मैं समझा दूंगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। अभी सिर्फ ये बात अंडरस्टैंड करें कि अगर हमें प्रेशर डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है, तो हम जो है वो फ्लो की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उस डिवाइसेस को हम कहते हैं फ्लोमीटर्स, ठीक है। तो पाइप फ्लोमीटर्स 3 तरह के होते हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं ऑरिफिस मीटर्स, सेकेंड होते हैं हमारे पास नोजल मीटर्स, और थर्ड होते हैं हमारे पास वेंचुरी मीटर्स, ठीक है। आपको फ्लो की डायग्राम से या इन तीनों की डायग्राम से की बात तो समझ में आ रही होगी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ाऊँ, ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है इस डायग्राम को या इस स्केच को देख के जी। हाँ बिल्कुल, लास्ट वाला वेंचर। इस स्केच को देख के ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये वाला जो फ्लो है ऑरिफिस वाला, इसके पीछे ये वर्टिसेस टाइप के बन रहे हैं, ठीक है ना, सेपरेशन हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से नोजल वाले में भी कुछ ना कुछ सेपरेशन है, लेकिन वो सेपरेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, जबकि आपके पास वेंचुरी मीटर में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। तो जो लॉसेस होते हैं फ्लो के बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन वो फिर नहीं होंगे और आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो हमारे पास एक्यूरेट है वो भी हमने यहाँ पे वही मेंशन किया जो आप लोगों ने बताया कि वेंचुरी मीटर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। द नोजल मीटर इज मोर एफिशिएंट देन द ऑरिफिस मीटर। ये आप लोगों को यहाँ पे इस शेप से समझ में आ रहा है कि इनिशियली कोई हमारे पास जो है वो बिल्कुल कंटूर्ड शेप है, ठीक है, तो बिल्कुल जो यहाँ पे फ्लो जाएगा उसकी सेपरेशन कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगी, तो नोजल मीटर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है ऑरिफिस मीटर से, ठीक है। द रिजल्टिंग फ्लो पैटर्न फॉर द नोजल मीटर इज क्लोजर टू आइडियल देन द ऑरिफिस मीटर, ठीक है। तो जितना आपके पास आइडियल फ्लो के क्लोज जाएंगे आप, यानी कि कोई सेपरेशन अकर नहीं होगी, उतना ज्यादा आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो इम्प्रूव कर जाएंगी, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जो एरिया है जहाँ पे वर्टिसेस बन रहे होते हैं इसको हम कहते हैं सेपरेटेड फ्लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो जो है वो सेपरेट कर जाता है, इस वॉल जो ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल को फॉलो नहीं करता, इससे सेपरेट कर जाता है, ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं सेपरेटेड एरिया या सेपरेटेड फ्लो, ठीक है। अब जितना ज्यादा आपके पास सेपरेशन होगी, अब यहाँ पे आपके पास बिना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट भी बन रहा होता है, ठीक है ना, ये जब जैसे मैंने अभी आपको बताया था 90 डिग्री वाले पे, ठीक है, यहाँ पे बिना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है, सेपरेशन का इफेक्ट भी आ रहा है, उतना ज्यादा आपका जो फ्लो की एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है वो कम होती जाती है। मसला क्या है, अगर हम वेंचुरी मीटर यूज करते हैं तो वेंचुरी मीटर थोड़ा सा कॉस्टली, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो शेप है आपको पता है कि बहुत परफेक्टली डिजाइन की जाती है ताकि इवन जो आपका जो ये डाइवर्जेंस वाला एरिया है, ठीक है, ये इसकी शेप भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। उसकी वजह क्या है, अगर मैं फॉरन से डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर दूंगा, इस तरह से बना दूंगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए गाइस, थैंक यू, ठीक है। अगर मैं इस तरह से आपको बना दूंगा शेप को, तो होगा क्या है कि जो फ्लो जो है वो इस तरह से कुछ पार्ट तक तो वो इसको फॉलो करेगा, उसके बाद सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि इसकी शेप इस तरह से डाइवर्जेंस एरिया बनाते हैं ताकि फ्लो जो है वो लास्ट पॉइंट तक जो है इससे सेपरेट ना करे, ठीक है, या मैक्सिमम ऐसी कंडीशंस हो जाए जहाँ पे फ्लो जो है वो सेपरेट ना करे, ठीक है। और इस वेंचुरी मीटर को जाहिर बात है उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, प्रिसाइज है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ऑन द कॉस्ट ऑफ जो आपके पास प्राइस है इसकी, ठीक है। तो तीनों का प्रिंसिपल सेम है, तीनों सेम प्रिंसिपल में जो है वर्क कर रहे होते हैं कि बिकॉज ऑफ दी
रिडक्शन इन द डायमीटर, ठीक है। हम जो है वो एक प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं जिसकी बेसिस पे हम उसकी फ्लो की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो सिंपल आपकी बर्नौली इक्वेशन है और सेकंड आपको मास फ्लो कंजर्वेशन चाहिए होता है ताकि आप एरियाज को जो रेशियो है उसको यूज कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक तो प्रेशर डिफरेंस, जब मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, ठीक है। एक तो आपको पास प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है और साथ साथ आपको एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि इनिशियल A1 एरिया क्या था, ठीक है, और 0.2 पे जो है वो एरिया कितना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं जब आप फ्लो मीटर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आते हैं सेपरेशन के और एक्चुअल फ्लो में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी के इफेक्ट भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो उन इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज कोफिशिएंट, ठीक है। डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑरिफिस के लिए अलग होगा, नोजल के लिए अलग होगा और वेंचुरीमीटर के लिए अलग होगा। ये तीन डिफरेंट किस्म के कोफिशिएंट्स होंगे जो हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ये कोफिशिएंट फाइंड आउट किए जाते हैं कि कौन सी डिवाइस का कौन सा जो हमारे पास डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीदेंगे तो वो भी आपको उसमें मेंशन होगा कि क्या चीज़ इसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसमें विना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट में कि हमें जब एक्चुअल फ्लो रेट मालूम करना होगा तो हम उसके डिस्चार्ज कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों में आपको समझ में आ रहा है ऑब्वियसली कि यहाँ पर डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है वो किसका सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसका जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है वो 1 के करीब होगा, ठीक है ना, ताकि एक्चुअल और आइडियल में फ़र्क बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो उसका डिस्चार्ज कोफिशिएंट 1 के करीब होगा। फिर नोजल उसका 1 से थोड़ा सा और कम होगा, ठीक है, और फिर ऑरिफिस जो और भी लोअर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगी वो CV की होगी, फिर CN यानी कि नोजल वाले की होगी, सॉरी उससे पहले CV होगा, फिर CN होगा और उसके बाद जो है वो CO यानी कि ऑरिफिस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑरिफिस, नोजल और वेंचुरीमीटर, ठीक है। अगर जो जितना ज़्यादा 1 के करीब होगा उतना ज़्यादा आइडियल फ्लो और एक्चुअल फ्लो जो है वो बराबर होंगे, ठीक ठीक है। है सर, इसका मतलब ये बना कि अगर हमारे पास कोई चीज 90 डिग्री पे है और इसका जी, फ्लो रेट हो रहा है तो वहां पर लॉसेस ज्यादा होंगे एज ग्लासेस ज़्यादा कम्पेयर टू होंगे, जहाँ पर कर्व है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके पास ठीक है। ऑरिफिस मीटर है ये बहुत सिंपल, क्या सिंपल आपने क्या एक प्लेट लगा दी है इस तरह की, एक प्लेट जो है, अगर मैं इसको इस प्लेट को इस तरह से होल्ड कर दूं, ठीक है, ये सिंपल ये है जो आपको 3D में नजर नहीं आ रही, 2D में इस तरह से होगी, ठीक है ना। तो ये जो आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया है बेसिकली आपने ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये बना दिया है, ठीक है। ओके। तो ये सबसे सस्ता है लेकिन मसला ये है कि ऑब्वियसली इसमें इनएक्यूरेसी ज़्यादा है, वेंचुरीमीटर एक्यूरेट ज़्यादा है लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। ओके सर, और ये इंडस्ट्रीज में कहाँ पर काम आएंगे सर? यार जहाँ पे भी आपके पास कोई गैजेट्स यूज हो रहे हैं फ्लो मीटर यूज करने के लिए, यानी कि अगर किसी किस्म की फ्लो की वेलोसिटी आपने मेजर करनी है तो आप जहाँ पे पाइप फ्लोज हो रहे हैं ना, मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, विद इन द पाइप जहाँ पे आपने स्टडी करनी है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फ्लो है तो एक्सटर्नल फ्लो के लिए तो आपके पास और भी डिवाइसेज आती हैं जैसे कि एनेमोमीटर्स हैं या आपके पास हॉट वायर मीटर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल फ्लोज हैं इंटरनल फ्लोज में फिर ये आपको इस तरह के जो वेंचुरीमीटर्स हैं या नोजल्स हैं ये वहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आई गेस हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा है कि बिकॉज ऑफ दी शार्प 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है, फ्लो जो है वो एग्जैक्टली जो है जो मतलब जो स्ट्रीम लाइंस है वो उस शेप को ज्योमेट्री को फॉलो नहीं कर रही होती हैं और उसका एरिया जो है वो कुछ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस रिड्यूस्ड डायमीटर को अगर हमने इफेक्ट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट को यूज करते हैं, ठीक है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं विना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। सेकेंड चीज जो हमने आप स्टडी की वो ये स्टडी की है कि हम जो बेसिकली इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पे अपेयर हो सकते हैं, बेसिकली इन फ्लो मीटर्स अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्लो मीटर्स हैं हमारे पास, ऑरिफिस, नोजल मीटर एंड वेंचुरीमीटर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारे पास, क्या हमारे पास ये कोई भी वेंचुरीमीटर जो है वो हर टाइप के फ्लो रेट के लिए ओके है, ठीक है? नहीं, इसके लिए हमें
थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस को देखना पड़ेगा, ताकि वी कैन फाइंड आउट कि इसमें जब हम एरिया रिड्यूस करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ जी आरिफ पूछिए बेटा। सर वो बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा सही है, ठीक है। जब हम एरिया रिड्यूस करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। वेलोसिटी तो इंक्रीज करती है लेकिन ऑन द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर इस पॉइंट पे जो है वो रिड्यूस करता है। अच्छा, अगर आप लोगों को चैप्टर 1 याद हो, ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था विच वॉज कैविटेशन, ठीक है। कैविटेशन ये था कि अगर प्रेशर जो है किसी भी लोकल पॉइंट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे मैं लोकल प्रेशर देख लेता हूँ, अगर लोकल प्रेशर जो है लेस देन हो जाए उसके वेपर प्रेशर से एट द गिवन टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे कैविटेशन अकर हो सकती है। और कैविटेशन क्या है, उसका बॉइलिंग का अकर होना, यानी कि जहाँ पे बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बबल्स फॉर्म होंगे तो ये चीज़, ये क्या बोला आपने? अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास किसी भी लोकल पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये जो बिल्कुल आपने एरिया रिड्यूस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, एरिया के रिड्यूस होने से क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी और प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाए, जो लोकल प्रेशर जिसको मैंने यहाँ पे लोकल लिखा है, अगर लोकल प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाए कि उसके वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया है अभी कि वेपर प्रेशर वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास वेपर जो है वो जो लिक्विड है वो इवोपरेट हो रहा होता है, और अगर हम फ्लो को उस पॉइंट तक ले जाएं तो वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि इस वेंचुरीमीटर के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्वियसली वो फिर जो आपके पास रीडिंग्स आ रही होंगी वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट फिनोमेना होता है बबल्स बनने का, ठीक है, वो उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही होंगी जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो हमें कैविटेशन को अवॉइड करना होता है कि कैविटेशन जो है इस फिनोमेना में अकर ना हो, ठीक है। तो जो Q की वैल्यू है, ठीक है, हमें ये देखना होता है कि हम किस रेंज में जो है वो मतलब रफली हम किस रेंज में जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि हम वेंचुरीमीटर उसी साइज का वेंचुरीमीटर जो है कंसिडर कर यूज़ कर सकें, ठीक है ना, और वहाँ पे जो है वो सेपरेशन करना हो, ठीक है। तो कैविटेशन अकर्स व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि प्रेशर का प्लॉट है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट फ्लो रेट्स के लिए हमने इसको प्लॉट किया है, ठीक है। एक ये वाला जो पहला कर्व है ये स्मॉल फ्लो रेट के लिए, सेकंड कर्व जो है वो मॉडरेट फ्लो रेट के लिए, और थर्ड कर्व जो है वो लार्ज फ्लो रेट के लिए, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि पहले कर्व में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वेंचुरीमीटर में जा रहा है और फिर एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फ्लो यहाँ से गया, ठीक है, वेंचुरीमीटर में एंटर हुआ जहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पे इंक्रीज करेगी तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। वापस जब वेंचुरीमीटर से आउट होगा तो ये अपने एक्चुअल जो वैल्यूज है उनको फॉलो कर लेगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज में कुछ फर्क आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन वगैरह के इफेक्ट्स होंगे, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। सेकंड लाइन अगर आप मॉडरेट वाले के लिए देखें, मॉडरेट वाले में क्या हो रहा है कि ये प्रेशर जो डिडक्शन है कि ज्यादा हो रही है, ठीक है, ये प्रेशर डिडक्शन ज्यादा हो रही है और ये अगेन वापस फॉलो कर रहा है। अगर इतनी ज्यादा प्रेशर रिडक्शन हो जाए कि ये जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये वेपर प्रेशर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर को रीच कर जाए, ठीक है, वेपर प्रेशर को रीच कर जाए या उससे भी कम हो जाए, अगर ये डिप और भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास कैविटेशन यानी कि बॉइलिंग के स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। बॉइलिंग का मैंने बताया है कि बॉइलिंग 2 तरीकों से हो सकती है, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दें या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर को रिड्यूस कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इस पॉइंट पे बॉइलिंग अपेयर हो सकती है, ठीक है। कैविटेशन का पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वो एक तो ऑब्वियसली आपके इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है, सेकेंडली जो आप अगर कोई रीडिंग्स भी लेंगे टेम्परेचर की या कुछ, क्योंकि जो कैविटेशन का फॉर्मूला इतना ज़्यादा ट्रांजिएंट होता है कि आपकी जो रीडिंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो आपके जो पूरा कैलकुलेशन है वो सब बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपने वेंचुरीमीटर सेलेक्ट करना है तो कुछ रफली आइडिया आपने कि किस टाइप कितना फ्लो रेंज का आपका फ्लो रेट है वो आपने, जैसे कि अगर आपका
फॉर एग्जांपल फ्लो रेट वेरी कर सकता है अराउंड 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपने जो वेंचुरीमीटर इस तरह सेलेक्ट करना है कि वो इस फ्लो रेट को मेजर कर सके विदाउट कैविटेशन, ठीक है। और ये फिनोमेना आगे जाके आपको हेल्प करेगा, जो हमने पहले जो इम्पेलर्स वगैरह में देखा था कि वहाँ पे भी आपने इस चीज़ को देखना होता है कि किस पॉइंट पे आपकी जो कैविटेशन है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये डैमेज कर सकता है आपके स्ट्रक्चरल सिस्टम को, ठीक है। मोहम्मद अली, आपको कुछ बोलना है बेटा, बोलिए प्लीज़। यस सर, मैं पूछना था कि वेंचुरीमीटर के अंदर आपके जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल्ड होता है, वेंचुरीमीटर में यानी हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना है इसको? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब आपने कोई इस तरह से बाहर से डिवाइसेस नहीं लगाई हुई जो टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। आपका जो बेसिकली फ्लो है उसके टेम्परेचर वेरिएशन इतनी आ भी नहीं रही होती है ना, ठीक है। जैसे वाटर है, उसकी टेम्परेचर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, उसमें उसकी डेंसिटी वेरी नहीं कर रही ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से उसकी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आ रही है। सर क्या चेंज की वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा? दोबारा से बोलो प्लीज, स्पीड रिपीट। वेलोसिटी में चेंज की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा? वेलोसिटी में चेंज की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि आपका इनिशियल स्टैटिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। जो आपका अगर वेलोसिटी की वजह से चेंज जो आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेग्नेशन टेम्परेचर, यानी कि टाइम के साथ, ठीक है। अगर आपका स्टेग्नेशन टेम्परेचर और उसके साथ एक और टर्म आ जाती है विच इज़ वी स्क्वायर ओवर समथिंग, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह से मैंने स्टेग्नेशन प्रेशर बताया ना, इसी तरह से स्टेग्नेशन टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। जो अगर कोई काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट लेना है तो हम वो इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लो की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, मतलब हाइपरसोनिक में नहीं जा रहे, सॉरी साउंड स्पीड से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, साउंड स्पीड से अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो आपका स्टेग्नेशन टेम्परेचर बहुत कम वेरी हो रहा होता है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी भी इस फ्लो की वेरी नहीं कर रही है ना, वो भी डेंसिटी में भी वेरिएशन बहुत स्मॉल है, ठीक है। ओके सर, आपके पास थैंक यू। लिक्विड्स हैं, ठीक है, उसके डेंसिटी में वेरिएशन बहुत स्मॉल है। अच्छा, ये आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है जिसको मैं जस्ट सुपरफिशियली बता देता हूँ, ठीक है। ये आप बहुत इजीली कैलकुलेट निकाल सकते हैं खुद भी, ठीक है। दिस इज, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे फ्लो रेट मालूम करना होगा कि इसकी इक्वेशन कैसे चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। अब ये इक्वेशन आई कैसे, यहाँ पे सिंपली हमने पॉइंट 1.1 कंसिडर किया, 1.2 कंसिडर किया, ठीक है, और इन पॉइंट्स के दरमियान हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल बर्नौली इक्वेशन है। यहाँ पे वो जो गैमा Z1 और Z2 वाले पॉइंट्स मिसिंग है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा वो क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, तो ये दोनों नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये P1 माइनस P2, सही है, और वी कैन राइट हाफ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है विद इन अ कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, V2 स्क्वायर और माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम राइट करें, ठीक है, तो उस तरह से राइट की जा सकती है, डेंसिटी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगी, एरिया वेलोसिटी और एरिया टाइम्स वेलोसिटी सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैं सिंपली अगर एक वेलोसिटी को रिमूव करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास Q है, ठीक है, वो बता रहा है कि एरिया टाइम्स वेलोसिटी बराबर है A2 V2 के, सही है। और मैं इसको सिंपली राइट कर सकता हूँ कि जो वेलोसिटी V1 है, ठीक है, वो सिंपली हो जाएगी आपके लिए A2 ओवर A1, ठीक है, V2, सही है। अब इस इक्वेशन में मैं एक वेलोसिटी को रिमूव कर दूंगा तो ताकि एक वेरिएबल कम हो जाए मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 हाफ टाइम्स डेंसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर माइनस V1 के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ A2 ओवर A1 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में V1 का, सॉरी V2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि V1 की जगह मैंने ये वाली डेफिनेशन जो है
इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिंपली अगर V2 को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है। 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, ठीक है, डेंसिटी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास रह जाएगा V2 कॉमन आ जाएगा, तो V2 स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस A2 ओवर A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली V2 निकालने के लिए आई कैन राइट V2 स्क्वायर इक्वल्स टू, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने तो फिर मैं जवाब दूंगा। P1 माइनस P2 सही है, और वी कैन राइट 1 माइनस A2 ओवर A1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे सिंपली वेलोसिटी चाहिए तो इस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आ गई आपके पास 2 टाइम्स P1 माइनस P2। अच्छा, मैंने डेंसिटी कहीं मिक्स कर दिया, तो डेंसिटी भी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी, डेंसिटी इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी मौजूद, ठीक है। डेंसिटी A1 माइनस A2 ओवर A1 का स्क्वायर 2 माइनस P1 माइनस P2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी V2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मुझे फ्लो रेट मालूम करना है तो मैं सिंपली कह सकता हूँ A2 टाइम्स V2, तो एरिया के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इक्वेशन है सिंपली फ्लो रेट मालूम करने की। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर मुझे इसके एरियाज चाहिए, ठीक है, A1 और A2 का एरिया चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हम बेसिकली प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं टू फाइंड आउट द फ्लो रेट, और जिस टाइप का भी यहाँ पे लिक्विड मौजूद है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके पास फ्लो मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, उसकी हम उसकी डेंसिटी लेंगे, ठीक है। तो ये 3 आपके पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू फाइंड आउट द क्यू, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो आपके पास एक्चुअल फ्लो रेट है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्मॉल होगा कंपेयर टू जो आपके पास ये आइडियल इक्वेशन से आ रहा है। ऑफ कोर्स इसकी मैं वजह बता चुका हूँ आपको कि उसमें रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ आ रहे होंगे, और अगर आपने रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है तो वो कैसे करेंगे, जो मैंने आपको पिछले इक्वेशन बताई थी कि अगर मुझे क्यू एक्चुअल चाहिए, ठीक है, तो ये जो आपके पास अभी आया है ये बेसिकली क्यू आइडियल है ना, क्योंकि इसमें हमने कोई भी विस्कस इफेक्ट्स या कोई भी इफेक्ट्स हमने कंसिडर नहीं किए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि क्यू एक्चुअल को उसके जो भी वेंचुरीमीटर का जो कोफिशिएंट होगा, डिस्चार्ज कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यू एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। आप पूछ सकते हो बेटा आप जो भी क्वेश्चन था। नाउ आई एम डन। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। ये ग्राफ आपको बेसिकली ये शो कर रहा होता है कि जो फ्लो रेट के साथ प्रेशर डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर 100 टाइम्स जो है वो प्रेशर चेंज होगा तो आपके पास फ्लो रेट जो है वो 10 टाइम्स होगा, ठीक है। तो जब फ्लो रेट में बहुत वेरिएशन आती है, ठीक है, तो आपने दोनों पॉइंट्स पे जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं उनको भी कंसिडर करना होता है कि वो किस टाइप की होंगी, ठीक है। मतलब वो उस प्रेशर को मेजर कर सकती है नहीं कर सकती, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जी अब बोलो, अब आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, बोलो। सर मैं ये पूछा था कि PA1 V1 में आपने डेंसिटी क्यों कट की? कहाँ पे बेटा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप कह रहे थे ना कंटिन्यूटी इक्वेशंस के अंदर जब आपने मास फ्लो रेट यहाँ लगाया था, डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना, जो आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। ठीक। बेसिकली ये जी भाई V2 स्क्वायर से Q कैसे बनेगा? Q फ्लो रेट इन पाइप जो Q लिखा है वो कैसे ये आएगा? ये V2 है, देखिए V2 है आपके पास आ गया, ठीक है। V2 को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास Q आ जाएगा, ठीक है। सही है, सही है। सिर्फ ये एरिया, इस टर्म के साथ एरिया और मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई कर लो, A2 सही है, सॉरी A2 क्या हो गया भाई, सही। ठीक है। इसके साथ एरिया A2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। कुछ मसला हो गया, खैर छोड़ो उसको। एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके आपके पास क्यू आ जाएगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। अच्छा, मैंने ये स्लाइड्स अपलोड की हुई हैं, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड आपको नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा उसमें कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो कि क्या ये इक्वेशंस आप उससे ड्राइव कर सकते हो जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल जो हमने सेम चीज़ की है, ठीक है, जो आज के लिए अप्लाई किया उसमें सेम मतलब सेम इक्वेशंस लगेंगी,
सिवाय एक इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो रही है जो मैनोमीटर्स की थी। मैनोमीटर्स आपको जो है ना थर्मो 1 में हमने पढ़ाए थे, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देखोगे तो मैनोमीटर इसको आप यूज कर सकते हो, ये मैनोमीटर की इक्वेशन है, ठीक है। कोशिश करो, ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो अच्छी बात है।